Good morning, everybody. I, Mahesh Kumar, Assistant Professor in Tirthankar Mahavir University. Today's our topic is related Block 4, Medieval European Historiography. इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, तो उसमें किस प्रकार से हिस्टोग्राफी लिखी गई, कौन कौन से उसमें जो इतिहासकार थे जिन्होंने इस हिस्टोग्राफी को लिखा, उसको कंप्लीट किया और उस समय की कंडीशंस को जो तत्कालिक समय में घटित हो रही थी उनको बड़ी सजीवता से उनको जो है दिखाया। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इतिहास लेखन है इसका जो परिचय और अवलोकन किस तरीके से हम देखें। तो परिभाषा और महत्व पर अगर हम चर्चा करें तो इतिहास लेखन का अर्थ है अतीत की घटनाओं और अध्ययन करना और उसका दस्तावेजीकरण करना। यह मानव इतिहास को संरक्षित कर रखने, उसको समझने और उसका विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इतिहास लेखन के माध्यम से हमें अपने पूर्वजों की सफलता और विफलताओं से सीख मिलती है कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरीके से सफलता प्राप्त की और कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से उनको असफल होना पड़ा। इससे हम वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में जो है सहायता मिलती है हमें कि अतीत की घटनाओं को अगर हम सही करके एनालाइज करें तो वर्तमान और भविष्य पर उसका हम जो है प्रभाव देख सकते हैं और जो हमारी कमियां हुई हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कमियां की गई हैं जिनकी वजह से वो असफल हुए, तो वो भविष्य में ना हो, इस पर जो है हम इतिहास लेखन के माध्यम से दोबारा से ऐसी घटना नहीं घटित हो उसको हम समझते हैं और उस पर हम कार्य करते हैं। अब इतिहास लेखन न केवल राजनीतिक और युद्ध संबंधी घटनाओं का दस्तावेजीकरण करता है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है। यूरोपीय इतिहास लेखन का अगर हम अवलोकन की बात करें तो मध्यकालीन यूरोप में इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना था, उनका संग्रह करना था। उस समय की घटनाओं का लेखन मुख्य रूप से चर्च और मठों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो रोम में जो वेटिकन सिटी है, इटली के अंदर जो वेटिकन सिटी बनी हुई है, वहाँ पर एक बहुत पुराना जो है चर्च है। उसके पादरी इस इतिहास लेखन को करते थे और जो जगह जगह मठ बने हुए थे वहाँ पर इतिहास लेखन किया जाता था और अपने अकॉर्डिंग ही वो कार्य इस तरीके से करते थे। इस काल में इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर की महिमा का बखान करना था और धार्मिक नैतिकता का प्रचार करना था। इसलिए इतिहासकार अक्सर धार्मिक दृष्टिकोण से घटनाओं का विश्लेषण करते थे। तो ये था हमारा इतिहास का परिचय, उसका अवलोकन। अगर हम बात करें इतिहास लेखन में चर्च की क्या भूमिका है तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास लेखन पर चर्च का प्रभाव। अगर हम चर्च का प्रभाव की बात करें तो मध्यकालीन यूरोप में चर्च का प्रभाव सर्वव्यापी था। चर्च ने न केवल धार्मिक जीवन को नियंत्रित किया बल्कि शिक्षा और संस्कृति पर भी उसका बड़ा प्रभाव था। इतिहास लेखन भी इससे अछूता नहीं था। चर्च ने ऐतिहासिक घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और इतिहासकारों को
धार्मिक दृष्टिकोणों से प्रभावित किया और उसको प्रेरित करने का कार्य किया। उस समय की अगर हम इतिहास लेखन में देखें तो सबसे बड़ी भूमिका चर्चों की और मठों की होती थी और वहाँ पर जो है इतिहास लेखन जो पादरी हैं उन्हीं के माध्यम से किया जाता था। चर्च के प्रमुख प्रयोजक के रूप में चर्च में इतिहास को धार्मिक और सांस्कृतिक समर्थन प्रदान था, जिसके कारण अधिकांश ऐतिहासिक लेखन धार्मिक संस्थाओं द्वारा आयोजित और नियंत्रित किए जाते थे, जिससे धार्मिक घटनाओं और संस्थाओं का विवरण मिल सके और उनको हम एक अच्छी तरीके से लिख सकें। अगर हम बात करें मठीय इतिहास लेखन की, तो मठीय इतिहास लेखन में शिक्षा और जो रिकॉर्डिंग कीपिंग है, इससे इसके महत्वपूर्ण केंद्र बने। यहाँ पर विद्वान लोग पांडुलिपियों को संरक्षित रखते थे और नए ग्रंथों का निर्माण करते थे। मठों में शिक्षा का स्तर उच्च था और वहाँ पर विभिन्न वस्तुओं और विषयों का अध्ययन किया जाता था और उसका शोध भी किया जाता था। अगर हम देखें मठीय इतिहासकारों के उदाहरण, तो मठों में कई प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उदाहरण के लिए बेडे, जिन्होंने इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी और आई इनहार्ड ने लाइफ ऑफ चार्लेमेन लिखी। इन इतिहासकारों ने मठों में रहकर अपनी रचनाओं का सृजन किया और उनके कार्यों में ने मध्यकालीन इतिहास लेखन को समृद्ध किया। तो इस तरीके के जो मठों में इतिहासकार रहते थे, उन्होंने तात्कालिक समय की घटनाओं को देखा, उनको समझा और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोग्राफी में लिखने का काम किया, जो कि मिडिवल यूरोपियन हिस्टोग्राफी के नाम से जानती है। और इस समय की घटनाओं को हम पुस्तकों के माध्यम से, क्रॉनिकल्स के माध्यम से, एनल्स के माध्यम से देखते हैं कि प्राचीन काल में और मध्यकालीन जो हिस्ट्री है, उस समय यूरोप की कंडीशंस क्या थी, किस तरीके से राजा शासन करते थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें वुमेन्स की कंडीशंस कैसी थी, वो सब इसमें हम देखते हैं। यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है, इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी है, जिससे जो है ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉलोनियल जो है कॉलोनी स्टार्ट करते थे और एक दूसरे से जो है संघर्ष करते रहते थे। इस सब का जो हम अध्ययन है वो मिडिवल यूरोपियन हिस्टोग्राफी में करते हैं, जिसमें चर्च और मठों का बहुत बड़ा योगदान था। अगर हम देखें इसी क्रम में, तो प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहासकार, तो इसमें मेन है जैसे गिल्डास और रोमन ब्रिटेन का पतन। तो गिल्डास का योगदान, तो गिल्डास एक प्रमुख प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहासकार थे जिन्होंने रोमन ब्रिटेन के पतन पर महत्वपूर्ण लेखन किया है कि किस तरीके से रोमन और ब्रिटेन का पतन हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे। इस सब को जो है इन्होंने अपने जितने भी बुक्स हैं उसमें दिखाया है। तो इनकी एक जो बुक है जिसको हम डी एक्सीडियो एक्ट कॉन्सिडियल ब्रिटानिया के नाम से जानते हैं, में इन्होंने ब्रिटेन में रोमन शासन के पतन और उसके बाद के समय का विवरण दिया है। रोमन ब्रिटेन का पतन की बात हम करें तो गिल्डास के अनुसार रोमन शासन के पतन के बाद ब्रिटेन में अराजकता और संघर्ष का दौर शुरू हुआ, जिन्होंने इस काल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को अच्छी तरीके से वर्णित किया है। गिल्डास का लेखन उस समय की सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर केंद्रित था, जिसमें धर्म पर
अधिक बल दिया गया है और सामाजिक जो समस्याएं हैं उस पर इन्होंने उसको दिखाया कि सामाजिक समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कृषकों का हित मारा जाना, वुमेन्स का जो है समाज में अच्छा स्थान ना होना, ये सब जो है सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत देखे जाते थे। बेड़े और इलेक्ट्रियस हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, इसने इस इतिहास लेखन में बड़ा योगदान दिया है। बेड़े के जीवन और कार्य की बात हम करें तो बेड़े ने वेनरेबल बेड़े के नाम से जो है इनको जाना जाता है, एक प्रसिद्ध एंग्लो सैक्सन इतिहासकार थे। इन्होंने कई धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना एलेक्सी एक्टिकल्स हिस्ट्री ऑफ द पीपल है, जो एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक में बेड़े ने इंग्लैंड के धर्म और चर्च के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अंग्रेजी चर्च के विकास और उसके विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन किया। इस ग्रंथ को अंग्रेजी इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और यह मध्यकालीन यूरोप के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करता है। अगर हम देखें क्रॉनिकल्स और वार्षिकी, तो क्रॉनिकल्स की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्रॉनिकल्स एक प्रकार का ऐतिहासिक लेखन है जिसमें घटनाओं का काल अनुक्रमिक क्रम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है जिससे इतिहास को एक संगठित और संरक्षित तस्वीर जो है प्रदान की जा सके। अब अगर हम देखें वार्षिकी का महत्व, तो वार्षिकी एक प्रकार का क्रॉनिकल है जो विशेष रूप से वार्षिक घटनाओं का लेखा जोखा रखता है, उसको प्रस्तुत करता है, जिसको व्यक्ति पढ़ते हैं और समाज की स्थितियों को जो है स्थितियों से अवगत होते हैं। यह ऐतिहासिक लेखन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें हम विभिन्न समयों की घटनाओं का विश्लेषण, उनका तुलना करते हैं। मध्यकालीन यूरोप में क्रॉनिकल और ऐतिहासिक घटनाएं के दस्तावेजीकरण के प्रमुख साधन थे और उन्होंने उस समय के समाज और संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में अगर हम देखें महत्वपूर्ण क्रॉनिकल्स और वार्षिकी के उदाहरण, तो इसमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल एक प्रमुख अंग्रेजी क्रॉनिकल है जो एंग्लो सैक्सन काल से संबंधित घटनाओं का विस्तृत विवरण देती है कि उस समय की जो परिस्थिति है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो, उसको किस तरीके से इस वार्षिकी क्रॉनिकल्स के अंतर्गत दर्शाया गया, जिसका अध्ययन उस समय के आगामी इतिहासकार करते थे और जो भी इसके जानने के इच्छुक हुआ करते थे, इन वार्षिकी क्रॉनिकल्स के माध्यम से समाज की पूरी स्थिति को वो उससे अवगत होते थे। अगर हम देखें एंग्लो सैक्सन काल से संबंधित घटनाओं का विस्तृत विवरण यही प्रस्तुत करता है। इसमें इंग्लैंड के प्रारंभिक इतिहास का महत्वपूर्ण विवरण किया गया है। फ्रेंच क्रॉनिकल्स की अगर हम बात करें तो फ्रांस में भी कई महत्वपूर्ण क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं, जैसे कि क्रॉनिकल ऑफ सेंट डेनिस और क्रॉनिकल ऑफ फ्रायासाइड। इन ग्रंथों में फ्रांस की राजनीतिक और सैन्य घटनाओं का वर्णन किया गया है कि उस समय फ्रांस की जो राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके जो शासक थे उनका जो रूल्स है वो किस तरीके से था, वो किस तरीके से अपने शासन प्रणाली को चलाते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे और उनको फॉलो करवाते थे। ये जो है आप क्रॉनिकल ऑफ सेंट डेनिस और क्रॉनिकल ऑफ फ्राइसार्ट के अंतर्गत देख सकते हैं।
जो कि उस समय के इतिहासकारों ने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। वार्षिकी के अगर हम उदाहरण की बात करें तो एनेल्स ऑफ सेंट वर्टिन, यह एक प्रमुख फ्रेंच वार्षिकी है जो 9वीं और 10वीं सदी में फ्रांस की घटनाओं का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। एनेल्स ऑफ फुडा, यह जर्मनी वार्षिकी है जो कैरोलिंगियन साम्राज्य की घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इन वार्षिकी में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है और ये उस समय की महत्वपूर्ण लेखा जोखा कहा जाता है। अगर हम बात करें कैरोलिंगियन इतिहास लेखन की, तो इसके अंतर्गत आइनहार्ड और लाइफ चार्लोमेन, आइनहार्ड और लाइफ चार्लोमेन, इसमें आइनहार्ड का योगदान, तो आइनहार्ड एक प्रमुख कैरोलिंगियन इतिहासकार थे जिन्होंने सम्राट चार्लेमेन के जीवन पर लाइफ ऑफ चार्लेमेन नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने चार्लेमेन के जीवन और शासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। लाइफ ऑफ चार्लेमेन, यह ग्रंथ चार्लेमेन के शासनकाल का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें आइनहार्ड ने चार्लेमेन के प्रशासनिक और सैन्य कारनामों का विस्तृत विवरण दिया है। इस ग्रंथ को मध्यकालीन इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। सेंट वर्टिन के इतिहास के वार्षिकी, सेंट वर्टिन का योगदान, सेंट वर्टिन एक प्रमुख मठीय इतिहासकार थे जिन्होंने वार्षिकी लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके द्वारा लिखित वार्षिकी में 9वीं और 10वीं सदी के फ्रांस की घटनाओं का विवरण है। सेंट वर्टिकी ने वार्षिकी इस वार्षिकी में फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का विस्तृत विवरण है। यह ग्रंथ मध्यकालीन इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उस समय के समाज और संस्कृति को समझने में मदद करता है। शास्त्रीय इतिहास लेखन का प्रभाव, अगर हम देखें रोमन इतिहास लेखन और परंपराओं का निरंतरता और उनका अनुकूलन, तो शास्त्रीय प्रभाव रोमन इतिहास लेखन की परंपराओं का मध्यकालीन यूरोप में निरंतरता और अनुकूलन से हुआ है। मध्यकालीन इतिहासकारों ने रोमन इतिहास लेखन की विधियों और दृष्टिकोण को और परिभाषित किया। अगर हम देखें परिभाषा और महत्व, तो इतिहास लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अतीत की घटनाओं, उनके कारणों, उनके परिणामों को समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इतिहास लेखन केवल घटनाओं का दस्तावेजीकरण नहीं है, बल्कि यह उन घटनाओं का विश्लेषण और व्याख्या भी करता है जो कि मानव समाज की विकास यात्रा को समझने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास लेखन से हमें यह पता चलता है कि हमारी वर्तमान स्थिति कैसी बनी हुई है और हम भविष्य में कौन सी दशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा को हम चूज करेंगे जिस पर हम जो है अच्छी तरीके से चल सकें। अगर हम बात करें मध्यकालीन यूरोप में इतिहास लेखन का अवलोकन, तो मध्यकालीन यूरोप में इतिहास लेखन का उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण था। चर्च और मठ इतिहास लेखन के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। यहीं पर इतिहास लेखन किया जाता था। इस काल के इतिहासकारों ने मुख्यतः धार्मिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा। इसमें ईश्वर की महिमा का बखान किया गया, धार्मिक नैतिकता का प्रचार हुआ और इस काल के ऐतिहासिक दस्तावेज मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ, क्रॉनिकल और वार्षिकी थे। अगर हम देखें यहाँ पर चर्च का प्रभाव, तो मध्यकालीन यूरोप में चर्च का प्रभाव व्यापक और गहरा था। चर्च ने न केवल धार्मिक जीवन को नियंत्रित किया, बल्कि शिक्षा, कला
और संस्कृति पर भी अपना गहरा प्रभाव रखा और इसको प्रभावित किया। चर्च ने इतिहास लेखन को भी प्रभावित किया। अधिकांश इतिहासकार चर्च से जुड़े थे और उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा। चर्च यह सुनिश्चित किया कि ऐतिहासिक लेखन धार्मिक मान्यताओं और नैतिकताओं के अनुरूप हो। इतिहासकारों के मुख्य प्रयोजकों के रूप में चर्च चर्च ने इतिहासकारों को आर्थिक, सांस्कृतिक और उसको समर्थन प्रदान किया। इस समर्थन के बिना कई इतिहासकार अपनी रचनाओं को पूरा नहीं कर सकते थे। अगर हम देखें इतिहास लेखन में, तो चर्च ने उन्हें साधन, स्थान और संरक्षण प्रदान किया। इसके बदले में इतिहासकारों ने चर्च और उसकी गतिविधियों का महिमा मंडन किया और धार्मिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण भी किया है। अगर हम बात करें हैगियोग्राफी, इसकी परिभाषा और इसके उद्देश्य, तो हैगियोग्राफी की परिभाषा, हैगियोग्राफी धार्मिक संतों के जीवन, इनके चमत्कारों का वर्णन करने वाला एक साहित्य है, जिसका उद्देश्य संत के जीवन और उनकी धार्मिक उपलब्धियों की महिमा मंडित करना है। और हैगियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य धार्मिक नैतिकता का प्रचार करना और धार्मिक आदर्शों को स्थापित करना है। अगर हम इसके उद्देश्य और महत्व की बात करें, तो हैगियोग्राफी का उद्देश्य संतों के जीवन, उनके चमत्कारों के माध्यम से धार्मिक आदर्शों को प्रस्तुत करना है। यह साहित्यिक विधा धार्मिक शिक्षा और प्रचार का महत्वपूर्ण साधन थी। हैगियोग्राफी ने संतों के जीवन को महिमा मंडित करके धार्मिक अनुयायियों को प्रेरित किया और धार्मिक नैतिकता को स्थापित करने का कार्य किया। इस प्रकार इसके अंतर्गत संतों के जीवन के उदाहरण और उनका इतिहास लेखन पर भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है। संतों के जीवन के उदाहरण, हैगियोग्राफी में कई संतों के जीवन का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए सेंट पैट्रिक, सेंट बेनेडिक्ट और सेंट फ्रांसिस और असीसी जैसे संतों के जीवन का विस्तृत वर्णन हैगियोग्राफी में मिलता है। इन संतों और उनके जीवन, उनके चमत्कारों का वर्णन धार्मिक अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है और उनके उद्देश्यों को उजागर करता है। इतिहास लेखन पर प्रभाव, हैगियोग्राफी ने मध्यकालीन इतिहास लेखन को गहराई से प्रभावित किया। संतों के जीवन का वर्णन करते समय इतिहासकारों ने धार्मिक दृष्टिकोण से घटनाओं का विश्लेषण किया और धार्मिक आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया। हैगियोग्राफी ने धार्मिक नैतिकता और आदर्शों को इतिहास लेखन में स्थापित किया और धार्मिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण भी किया है। अगर हम देखें क्रूसेड्स का इतिहास लेखन, तो इसमें क्रूसेड्स पर ऐतिहासिक लेखन लिखे गए हैं। क्रूसेड्स का महत्व, तो क्रूसेड्स मध्यकालीन यूरोप के इतिहास की प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं। इन धार्मिक युद्धों का उद्देश्य पवित्र भूमि, होली लैंड को मुस्लिम शासकों ने मुक्त कराना था। क्रूसेड्स ने यूरोप के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। ऐतिहासिक लेखन की अगर हम बात करें, तो क्रूसेड्स पर ऐतिहासिक लेखन ने इन युद्धों के धार्मिक और राजनीतिक महत्व को दस्तावेजीकरण किया। इतिहासकारों ने क्रूसेड्स की घटनाओं, लड़ाइयों और उनके परिणामों का विस्तृत वर्णन किया। क्रूसेड्स पर लिखे गए ग्रंथों ने इन युद्धों के कारण प्रमुख व्यक्तियों और उनकी धार्मिक और राजनीतिक महत्व का विश्लेषण किया। विलियम ऑफ टायर, फुल्चर ऑफ चार्टर जैसे मुख्य क्रॉनिकल्स, इस समय के ये प्रमुख क्रॉनिकल्स हुआ करते थे। विलियम ऑफ टायर
एक प्रमुख इतिहासकार थे जिन्होंने क्रूसेड्स पर महत्वपूर्ण लेखन किया। उनकी रचना आ हिस्ट्री ऑफ द डीड्स इन बियॉन्ड द सी में उन्होंने प्रथम और द्वितीय क्रूसेड्स का विस्तृत विवरण दिया है। फुलचर और चार्टर्स फुल चार्टर भी एक महत्वपूर्ण क्रूसेड्स इतिहासकार थे। इनकी कृति स्टोरी हरसोलिनिताना में उन्होंने प्रथम क्रूसेड्स का विवरण दिया। फुलचर ने अपने एक लेखन में क्रूसेड्स के धार्मिक और राजनीतिक महत्व का विश्लेषण किया। इन युद्धों के महत्वपूर्ण घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। अगर हम बात करें 12वीं सदी का पुनर्जागरण, तो सीखने का पुनरुत्थान और इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव। 12वीं सदी का पुनर्जागरण 12वीं सदी का पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण काल था जब यूरोप में शिक्षा और विद्या का पुनरुत्थान था। इस काल में यूनानी रोमन ग्रंथों का अनुवाद और अध्ययन किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर शोध और उसका अध्ययन किया। इतिहास लेखन पर 12वीं सदी के पुनर्जागरण ने इतिहास लेखन को गहराई से प्रभावित किया। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और उन्हें मध्यकालीन संदर्भ में अनुकूलित किया। इतिहासकारों ने शास्त्रीय इतिहास लेखन की विधियों और दृष्टिकोण को अपनाया, उन्हें अपने समय के संदर्भ में डाला। इस काल में इतिहास लेखन में नयापन और गहराई और ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण अधिक व्यापक और समृद्ध हुआ। उस समय के उल्लेखनीय इतिहासकार, अगर हम देखें 12वीं सदी में कई महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ लिखे। उदाहरण के लिए ऑटो ऑफ फ्रीज जिन्हें जिस्टा फ्रेडरिकी लिखी और जॉन ऑफ सेलिसबरी जिन्होंने पॉलीक्रेटिक्स लिखी। इन इतिहासकारों ने अपने लेखन में शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया और अपने समय की घटनाओं का गहन अध्ययन किया। इन इतिहासकारों का योगदान इन मध्यकालीन इतिहास लेखन को समृद्ध किया और शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन और अनुकूलन के माध्यम से अपने लेखन को अधिक व्यापक और गहन बनाया। उनके ग्रंथ मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लैटिन इतिहासकार, ऐतिहासिक लेखन में लैटिन का उपयोग, लैटिन का महत्व। मध्यकालीन यूरोप में लैटिन भाषा का महत्वपूर्ण स्थान था। यह शिक्षा, धर्म और प्रशासन की भाषा थी। लैटिन में लिखे गए ग्रंथों का व्यापक प्रसार और प्रभाव था। इतिहास लेखन में भी लैटिन का प्रमुख स्थान था और अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथ लैटिन में लिखे हुए थे। लैटिन का उपयोग, लैटिन का उपयोग इतिहास लेखन में एकीकृत भाषा के रूप में किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों के विद्वानों के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन को समझना संभव हुआ। लैटिन ने इतिहासकारों को व्यापक दर्शक वर्ग तथा पहुंचने और अपने विचारों को प्रभावित ढंग से प्रस्तुत करने में मदद की। प्रमुख लैटिन ग्रंथ की अगर हम बात करें, उनके लेखकों की बात करें, तो इसमें प्रमुख लैटिन ग्रंथ के अंतर्गत मध्यकालीन यूरोप में कई महत्वपूर्ण लैटिन ग्रंथ लिखे गए। उदाहरण के लिए बेडे की एलेक्सिए आर्क्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, अर्नाल्ड की लाइफ ऑफ द चार्लमेन और विलियम ऑफ टायर की आ हिस्ट्री ऑफ डीड्स एंड बियॉन्ड द सी। इन ग्रंथों के लेखकों ने लैटिन का उपयोग करके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने लैटिन भाषा की समृद्ध और लचीलेपन को प्रयोग किया, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इनके लेखन ने मध्यकालीन इतिहास लेखन को समृद्ध किया और विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों,
के विद्वानों को प्रभावित किया। इसी क्रम में हम देखेंगे मोनेस्टिक ट्रेडिशन एंड द प्रिजर्वेटिव ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले स्थानीय भाषा में इतिहास लेखन का उदय किस तरीके से हुआ, लैटिन से स्थानीय भाषाओं की ओर किस तरीके से स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण का कारण क्या था। तो हम इसमें देखेंगे कि मध्यकालीन यूरोप के अंत में लैटिन से स्थानीय भाषाओं की ओर स्थानांतरण देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण था स्थानीय भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को आम जनता तक अधिक आसानी से पहुंचाया जा सकता था, आम जनता उसको आसानी से समझ सकती थी। इससे शिक्षा और ज्ञान का प्रसार व्यापक हुआ। अगर हम देखें इसके प्रभाव की, तो प्रभाव में इस स्थानांतरण से इतिहास लेखन को प्रभावित किया गया। स्थानीय भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों ने स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और उनका जो दस्तावेजीकरण किया गया है उन्हें संरक्षित किया। इससे इतिहास लेखन को अधिक व्यापक और समृद्ध बनाया जा सकता था। इसलिए इतिहास लेखन में स्थानीय भाषा को जोड़ा गया। अगर हम देखें स्थानीय ऐतिहासिक कार्यों के उदाहरणों को, तो स्थानीय भाषा में ग्रंथ, तो मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, फ्रेंच में क्रॉनिकल ऑफ सेंट डेनिस और जर्मन में एनेल्स ऑफ फुल्डा। ये प्रमुख जो है स्थानीय भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का महत्व पर अगर हम डिस्कस करें, तो इन ग्रंथों ने स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने स्थानीय समाज और उसकी समस्याओं का दस्तावेजीकरण किया और उन्हें संरक्षित किया। इन ग्रंथों ने इतिहास लेखन को अधिक व्यापक और समृद्ध बनाया और विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों की विशेषताओं को उजागर किया। अगर हम देखें राष्ट्रीय इतिहास, तो राष्ट्रीय इतिहास में जो मेन फोकस रहेगा हमारा, वो राष्ट्रों पर केंद्रित होगा और विशिष्ट राष्ट्रों पर केंद्रित इतिहास का उदय किस प्रकार से हुआ है, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय इतिहास का जो महत्व है मध्यकालीन यूरोप के अंत में देखने में मिलता है। तो राष्ट्रीय इतिहास का उदय हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट राष्ट्रों की घटनाओं, संस्कृति और परंपराओं का दस्तावेजीकरण करना था। राष्ट्रीय इतिहास ने राष्ट्रों की पहचान और उनकी विशेषताओं को उजागर किया। उदाहरण के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे राष्ट्रों ने राष्ट्रीय इतिहास लेखन का उदय हुआ। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, फ्रांस में क्रॉनिकल ऑफ सेंट डेनिस और जर्मनी में एनल्स ऑफ फुल्डा। अगर हम राष्ट्रीय इतिहास के उदाहरणों की बात करें, तो इसमें इंग्लैंड को अगर देखें तो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल एक प्रमुख राष्ट्रीय इतिहास ग्रंथ हुआ करता था, जो इंग्लैंड के प्रारंभिक इतिहास का जो है विवरण प्रस्तुत करता है। इसी में इंग्लैंड की राजनीति और सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण भी किया गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें, तो क्रॉनिकल ऑफ सेंट डेनिस फ्रांस का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें फ्रांस की राजनीतिक और सैन्य घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम देखें जर्मनी, तो जर्मनी में एनल्स ऑफ फुल्डा जर्मनी का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें कैरोलिंगियन साम्राज्य की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। जीवनी की अगर बात करें, जिसमें जीवनी का इतिहास लेखन तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
जीवनी इतिहास लेखन का महत्व। जीवनी इतिहास लेखन का उद्देश्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन का दस्तावेजीकरण करता है। यह इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण रूप है क्योंकि यह व्यक्तियों की उपलब्धता, उनके संघर्ष और योगदानों को उजागर करता है। जीवनी का उद्देश्य। जीवनी इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों का विवरण देता है। यह व्यक्तियों की जीवन यात्रा, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करता है। जीवनी इतिहास लेखन ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन को संरक्षित किया और उनके योगदान को महिमा मंडित भी किया है। अगर हम देखें जीवनी इतिहास लेखन के उदाहरणों को, तो आइन हार्ड की लाइफ ऑफ चार्लमेन। आइनहार्ड ने सम्राट चार्लेमेन के जीवन पर लाइफ ऑफ चार्लेमेन नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें चार्लेमेन के जीवन और उनके शासन, उनके प्रशासनिक और सैन्य कारनामों का विस्तृत विवरण दिया है। सेंट पैट्रिक की जीवनी। सेंट पैट्रिक की जीवनी में उनके जीवन और धार्मिक उपलब्धियों का विस्तृत विवरण किया गया। इसमें उनके चमत्कारों, उनके धार्मिक कार्यों, उनके द्वारा स्थापित धार्मिक आदर्शों का वर्णन मिलता है। अगर हम देखें सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की जीवनी, तो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की जीवनी में उनके जीवन, उनके धार्मिक आदर्शों और उनके द्वारा स्थापित फ्रांसिकन आदेशों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अगर हम देखें कानूनी संस्थागत इतिहास लेखन में, तो कानून और संस्थानों पर ऐतिहासिक लेखन किस तरीके से अपना प्रभाव डालता है और इसके अंतर्गत किस तरीके का इतिहास लेखन किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास लेखन का उद्देश्य कानून, संस्थाओं और उनके विकास का दस्तावेजीकरण करना है। यह इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण रूप है क्योंकि यह सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का विश्लेषण करता है, उनको समझ पैदा करता है और समाज की स्थिति को उजागर करता है कि किस तरीके का मध्यकालीन यूरोप का इतिहास हुआ करता था, वहाँ के जो व्यक्ति थे वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे जिनको फॉलो करना उनका जो है दायित्व, उनकी ड्यूटी थी। तो कानूनों और संस्थानों का दस्तावेजीकरण किया गया। कानूनी इतिहास लेखन में कानून और संस्थाओं के विकास, उनके कार्य, उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। यह इतिहास लेखन सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की समझ को गहरा और उनके विकास की प्रक्रियाओं को उजागर करता है। अगर हम देखें प्रमुख कानूनी संस्थागत कार्य क्या थे, तो मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो इंग्लैंड में कानूनी राजनीतिक अधिकारों, जो इंग्लैंड में कानूनी और राजनीतिक अधिकारों का दस्तावेजीकरण करता है। इसमें राजा के अधिकारों, उनके नियंत्रण का विवरण है। कैनन लॉ। कैनन लॉ चर्च का एक कानूनी सिस्टम है जो धार्मिक कानूनों और उनके अनुपालन का दस्तावेजीकरण करता है। इसमें चर्च के कानूनों, उनके प्रभाव का विस्तृत विवरण है। कॉपर्स जूरियस सिविलियस। कॉपर्स जूरिस सिविल्स रोमन कानून का एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें रोमन कानूनों का दस्तावेजीकरण किया, उनका विश्लेषण किया और इसको बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से इस कानून के अंतर्गत रोमन जो व्यवस्था है वो चले, किस पर कौन सा कानून लगेगा, इस सब का जो निर्धारण है वो हम इसके अंतर्गत देखते हैं। अगर हम बात करें पापल इतिहास लेखन की, तो पोपों का इतिहास लेखन। तो पापल इतिहास लेखन का महत्व, पापल इतिहास लेखन का उद्देश्य पोपों के जीवन, उनके कार्यों और उनके शासन का दस्तावेजीकरण करना है। यह इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण रूप है क्योंकि यह चर्च के शीर्ष नेतृत्व, उसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। पोपों का दस्तावेजीकरण।
पापल इतिहास लेखन में पोपों के जीवन, उनके प्रशासनिक कार्यों और उनके धार्मिक योगदान का विस्तृत विवरण है। यह इतिहास लेखन पोपों के प्रभावों और उनके जीवन, उनके शासन की प्रक्रियाओं को उजागर करता है। प्रमुख पापल इतिहास लेखन और उनके कार्यों को अगर हम देखें तो लीवर पोंटिफिकलिस पोपों के जीवन और उनके कार्यों का संकलन है। इसमें प्रत्येक पोप के शासनकाल का विस्तृत विवरण है। पोपो ग्रेगरी प्रथम ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों, प्रशासनिक सुधार किए, उनके जीवन और कार्यों का दस्तावेजीकरण किया। पापल इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पोप अर्बन द्वितीय और पोप अर्बन द्वितीय ने प्रथम क्रूसेड का आह्वान किया। उनके शासनकाल और उनके कार्यों का विवरण पापल इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन इतिहास लेखन में महिलाएं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो महिला इतिहासकारों का योगदान किस तरीके का था, तो देखेंगे कि महिला इतिहासकारों का महत्व। तो मध्यकालीन यूरोप में कुछ महिला इतिहासकार भी थी जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस इतिहास लेखन में दिया है, जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया और महिलाओं के दृष्टिकोण से इतिहास लिखा गया। अगर हम देखें महिला इतिहासकारों में तो हिल्डेगार्ड ऑफ बेनिंग एक प्रमुख महिला इतिहासकार थी जिन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। उनकी रचनाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक ग्रंथों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का दस्तावेजीकरण। मध्यकालीन इतिहास लेखन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अक्सर सीमित था। अधिकांश ग्रंथ पुरुषों द्वारा लिखे गए और उसमें महिलाओं का विवरण कम मिलता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में महिलाओं के जीवन और उनके योगदानों का दस्तावेजीकरण किया गया है। महिलाओं की अगर हम महत्व की बात करें तो महिलाओं का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज के आधे हिस्से के अनुभव और दृष्टिकोण को उजागर करता है। महिलाओं के जीवन और उनके संघर्षों का दस्तावेजीकरण मध्यकालीन समाज की व्यापक समझ को गहरा करता है। अगर हम देखें मध्यकालीन इतिहास लेखन और उसकी स्मृति, तो स्मृति का महत्व पर हम अगर चर्चा करें तो सामूहिक यानी कलेक्टिव मेमोरी ऐतिहासिक घटनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उन घटनाओं का संकलन है जो समाज के सदस्यों द्वारा याद की जाती है, उन्हें महत्वपूर्ण मानती है। स्मृति और इतिहास लेखन को अगर हम देखें तो सामूहिक स्मृति का ऐतिहासिक लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहासकार सामूहिक स्मृति का अध्ययन करते हैं, उसे ऐतिहासिक घटनाओं के दस्तावेजीकरण में शामिल करते हैं। यह इतिहास लेखन की अधिक व्यापक और समृद्ध बनाता है। स्मृति ने इतिहास लेखन को कैसे प्रभावित किया, उसके उदाहरण कैसे थे। तो स्मृति का प्रभाव, सामूहिक स्मृति में इतिहास लेखन को गहराई से प्रभावित किया। उदाहरण के लिए क्रूसेड्स, ब्लैक डेथ और 100 वर्ष के युद्ध जैसी घटनाओं की स्मृति ने अनेक दस्तावेजीकरण और विश्लेषण को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए क्रूसेड्स की स्मृति ने धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके दस्तावेजीकरण को प्रभावित किया है। ब्लैक डेथ की स्मृति ने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण किया, उसको समझने में मदद प्रदान की। और 100 वर्ष के युद्ध की स्मृति ने राष्ट्रीय और राजनीतिक संघर्षों के दस्तावेजीकरण को गहराई से प्रभावित किया। अगर हम देखें इतिहास लेखन और साहित्य, ऐतिहासिक लेखन और मध्यकालीन साहित्य के बीच अंतःक्रिया, साहित्य का प्रभाव। तो मध्यकालीन साहित्य ने इतिहास लेखन को गहराई से प्रभावित किया। साहित्यिक रचनाओं ने ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान किए। अंतःक्रिया, ऐतिहासिक लेखन और साहित्य के बीच गहन अंतःक्रिया थी। साहित्यिक रचनाओं ने ऐतिहासिक घटनाओं को महिमा मंडित किया और उन्हें अधिक रोचक और आकर्षक बनाया। इतिहासकारों ने
साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया और उन्हें अपने लेखन में शामिल किया। इतिहास लेखन पर साहित्यिक प्रभावों का अगर हम उदाहरण की बात करें तो आर्थरियन लेजेंड ने ब्रिटिश इतिहास लेखन को गहराई से प्रभावित किया है। इन लेजेंड ने राजा आर्थर और उनके सूरवीरों के जीवन को महिमा मंडित किया और उन्हें राष्ट्रीय नायकों के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अन्य उदाहरण दांते की डिवाइन कॉमेडी ने इटली के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास लेखन को प्रभावित किया है। इस रचना ने धार्मिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण किया, उन्हें महिमा मंडित किया। शेक्सपियर की रचना, तो शेक्सपियर की रचनाओं ने अंग्रेजी इतिहास लेखन को प्रभावित किया है। उनकी ऐतिहासिक नाटक जैसे हेनरी वी, रिचर्ड थर्ड ने अंग्रेजी राजाओं और उनके शासनकाल का वर्णन प्रस्तुत किया है। अगर हम देखें इसी क्रम में ऐतिहासिक विधियां कि किस तरीके की मध्यकालीन यूरोप में ऐतिहासिक विधियों का प्रयोग किया है, तो इसमें हम देखें कि मध्यकालीन इतिहासकारों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग किया है। उनमें प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन जैसे दस्तावेज, क्रॉनिकल और वार्षिकी। उन्होंने मौखिक परंपराओं और सामूहिक स्मृति का भी उपयोग किया। अगर हम देखें इनके दृष्टिकोण की बात करें तो मध्यकालीन इतिहासकारों का दृष्टिकोण मुख्यतः धार्मिक और राजनीतिक था। इसमें ईश्वर की महिमा का बखान और धार्मिक नैतिकता पर प्रचार करना प्रमुख कार्य था और उनका ऐतिहासिक घटनाओं के साथ विश्लेषण करना भी एक प्रमुख कार्य है। अगर हम देखें इसी क्रम में आधुनिक इतिहास लेखन और उनकी विधियों से किस तरीके से हम तुलना कर सकते हैं, तो आधुनिक विधियों में अगर हम देखते हैं तो आधुनिक इतिहास लेखन विधियां अधिक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक थी। आधुनिक इतिहासकार प्राथमिक स्रोतों का विस्तृत अध्ययन करते हैं और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित भी और उसका विश्लेषण भी करते हैं। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, आर्थिक दृष्टिकोण से घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। अगर हम तुलना की बात करें तो मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास लेखन विधियों में महत्वपूर्ण अंतर है। मध्यकालीन इतिहास लेखन अधिक धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित था, जबकि आधुनिक इतिहास लेखन अधिक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक, यानी कि जिसमें एनालिटिकल को भी हम देख सकते हैं था। आधुनिक इतिहासकार अधिक विस्तृत और समृद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन इतिहास लेखन के स्रोतों की बात करें तो प्राथमिक स्रोतों का महत्व हम जानेंगे। तो प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये स्रोत इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। स्रोतों का उपयोग मध्यकालीन इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्रोतों का उपयोग किया। इनमें दस्तावेज, क्रॉनिकल, वार्षिकी, पत्र और मौखिक परंपराएं शामिल हैं। इन्होंने इन स्रोतों का अध्ययन किया और उन्हें अपने लेखन में शामिल किया। प्रमुख स्रोतों के उदाहरण, दस्तावेज नंबर 1, तो मध्यकालीन यूरोप में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जैसे मैग्ना कार्टा, कैनन लॉ और शाही आदेश। ये दस्तावेज राजनीति और कानूनी घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्रॉनिकल और वार्षिकी, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, एनल्स ऑफ सेंट वर्टिन और एनल्स ऑफ फुल्डा जैसे क्रॉनिकल, वार्षिकी महत्वपूर्ण स्रोत थे। इन ग्रंथों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का विवरण है। अगर हम देखें पत्र, तो मध्यकालीन पत्र जैसे कि पादरियों और राजाओं के पत्र महत्वपूर्ण स्रोत थे। इन पत्रों में व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं और घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण है। अगर हम देखें ऐतिहासिक लेखन पर मिथक और कथाओं का प्रभाव, तो मिथक का महत्व समझेंगे सबसे पहले। तो मिथक और कथाएं ऐतिहासिक लेखन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अतीत की घटनाओं का महिमा मंडन करते हैं।
और प्रतीकात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। मिथकों और कथाओं ने इतिहास लेखन को गहराई से समझा, उसको समझाने का प्रयास किया। मिथकों का उपयोग, इतिहासकारों ने मिथक और कथाओं का उपयोग करके ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण किया और उन्हें अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाया। मिथकों और कथाओं ने इतिहास लेखन को समृद्ध किया और समाज की सामूहिक स्मृति को संरक्षित किया। पौराणिक इतिहास के उदाहरण, तो आर्थियन लेजेंड्स ब्रिटिश इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन लेजेंड में आर्थर और उनके सूरवीरों के जीवन का महिमा मंडन है। यह लेजेंड ब्रिटिश राष्ट्रीय और वीरता का प्रतीक बने हुए हैं। ट्रोजन मिथक रोमन इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण था। रोमन इतिहासकारों ने इस मिथक का उपयोग रोमन साम्राज्य की महानता और उत्पत्ति का महिमा मंडन करना है और उसको प्रस्तुत करना है। स्कैंडिनेवियन सागाज ने नॉर्स इतिहास लेखन को प्रभावित किया। इस सागाज ने वाइकिंग्स के जीवन और उनके कारनामों और उनकी वीरता का वर्णन किया है। अगर हम देखें नॉर्मन विजय का इतिहास लेखन, तो नॉर्मन विजय का महत्व पर चर्चा करेंगे। तो नॉर्मन विजय में इंग्लैंड की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इस विजय ने इंग्लैंड के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अगर हम इतिहास लेखन की बात करें, तो नॉर्मन विजय पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में विजय की घटनाओं, लड़ाइयों और उनके परिणामों को विस्तृत विवरण दिया गया है। इतिहास लेखन ने नॉर्मन विजय के कारणों, प्रमुख व्यक्तियों और उनके प्रभावों का विश्लेषण भी किया है। अगर हम देखें मुख्य इतिहासकारों और कार्य, तो मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास के प्रमुख इतिहासकारों के कार्य, जिसमें विलियम ऑफ पोइटियस एक प्रमुख इतिहासकार थे, जिन्होंने नॉर्मन विजय पर गिस्टा विल्हेमी नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने विलियम द कॉर्नर के जीवन पर विजय का विस्तृत विवरण दिया है। आर्डरिक वाइटलिस ने हिस्टोरिया एक्लेसिटिका जैसा एक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने नॉर्मन विजय और उसके बाद के इंग्लैंड के इतिहास का विवरण दिया है। डेविड डगलस ने विलियम द कॉर्नर नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें नॉर्मन विजय और उसके प्रभावों का विश्लेषण दिया गया है। 100 वर्षों के युद्धों का इतिहास लेखन, अगर हम देखें 100 वर्षों के युद्धों का इतिहास लेखन, तो इसमें 100 वर्षों के युद्धों का महत्व क्या था। 100 वर्षों के जो युद्ध हैं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चले, जो कि 1337 से 1453 तक चला। यह युद्ध राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इतिहास लेखन 100 वर्षों के युद्ध पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में युद्ध की घटनाओं, लड़ाइयों और उनके परिणामों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इतिहासकारों ने युद्ध के कारणों, प्रमुख व्यक्तियों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया है। प्रमुख क्रॉनिकल्स और उनके कार्य, जीन्स फ्राइसार्ड एक प्रमुख इतिहासकार थे, जिन्होंने 100 वर्ष के युद्ध पर क्रॉनिकल्स नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने युद्ध की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। थॉमस वालसिंघम ने हिस्टोरिया एलिंकाना नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने 100 वर्षों के युद्ध की घटना का विवरण दिया। जॉन फर्ट्यूस एंड ने द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें युद्ध के प्रभावों का इन्होंने विश्लेषण किया कि किस तरीके से इस समय युद्ध किया गया, उसके कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या निकले और इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम देखें ब्लैक डेथ का इतिहास लेखन, तो ब्लैक डेथ पर ऐतिहासिक लेखन की अगर हम चर्चा करें, तो ब्लैक डेथ का जो महत्व है, तो
ब्लैक डेथ 14वीं सदी की एक महामारी थी जिसमें यूरोप की जनसंख्या को गहराई से प्रभावित किया। इस महामारी ने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को बदल दिया। इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो ब्लैक डेथ पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में महामारी की घटनाओं, उनके प्रभावों और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इतिहासकारों ने महामारी के कारणों, उनके फैलाव और उनके परिणामों का विश्लेषण किया। अगर हम उदाहरण और उसके महत्व की बात करें तो जॉन ऑफ रिफान ने ब्लैक डेथ पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसमें महामारी की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। जियोनावी बोचियो जियोनावी बोचियो ने डेकामेरॉन नामक ग्रंथ लिखा। इसमें ब्लैक डेथ की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को विस्तृत किया है, उसका वर्णन दिया है। विलियम ऑफ एडिनबर्ग, इन्होंने ब्लैक डेथ पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसमें महामारी के प्रभाव का विश्लेषण है। बैजेंटाइन साम्राज्य का इतिहास लेखन, बैजेंटाइन साम्राज्य का इतिहास लेखन का महत्व अगर हम देखें तो बैजेंटाइन साम्राज्य मध्यकालीन यूरोप का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसकी राजधानी शहर कॉन्स्टेंटिनोपल थी। बैजेंटाइन साम्राज्य ने यूरोप और एशिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक पुल का कार्य किया। ऐतिहासिक लेखन, बैजेंटाइन साम्राज्य पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का विवरण दिया गया है। इतिहासकारों ने बैजेंटाइन साम्राज्य के विकास, उसकी महानता और उसके पतन का विश्लेषण किया है। अगर हम देखें प्रमुख बैजेंटाइन इतिहासकारों को तो एक प्रमुख बैजेंटाइन इतिहासकार के रूप में प्रोकोपियस इतिहासकार थे जिन्होंने द सीक्रेट हिस्ट्री और द वार ऑफ जस्टिनियन जैसे ग्रंथ लिखे। इसमें उन्होंने बैजेंटाइन साम्राज्य की घटनाओं का विस्तृत वर्णन दिया है। एनाकोमेना ने एलिक्साइड नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उनके पिता एलेक्सिया प्रथम कॉमन्स के शासनकाल का वर्णन दिया गया है। माइकल पेसलेस ने क्रोनोग्राफी का नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उनमें बैजेंटाइन साम्राज्य के इतिहास का विवरण दिया है। इस तरीके से ये मध्यकालीन यूरोप के इतिहास लेखन की पूरी घटना है। इसको किस किस इतिहासकारों ने कौन कौन से जो दस्तावेजों को अपनाया, प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत उन्होंने क्या यूज़ किया, द्वितीयक जो सोर्सेज हैं यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत इन्होंने कैसे उसको लिखा और पूरे मध्यकालीन यूरोप के इतिहास लेखन पर अपना प्रकाश डाला। तो थैंक यू। इसी तरीके के वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। ओके।